डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लगातार पिछले 3 क्लास से नरेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में आपने समझा कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलते हैं। लेक्चर 2 में आपने समझा कैसे हम लोग उसके टेंस या मॉडल्स को बदलते हैं। और लेक्चर 3 यानी पिछला लेक्चर जो था उसमें आपने सीखा कि कैसे अन्य बदलाव होते हैं, अदर चेंजेस होते हैं। ये सब चीजें तो हमने सीख ली। क्योंकि नरेशन एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर नहीं है जो कि आप कहोगे 1 क्लास में, 2 क्लास में या 3 क्लास में खत्म कर दिया जाए। अगर चाहे तो आराम से खत्म कर सकते हैं, लेकिन आराम से समझा नहीं जा सकता है 3 क्लासेस में। तो इसको भी आपको समझना होगा। इसको प्रॉपरली, जैसा मैंने पहली क्लास में ही कहा था आपसे, प्रॉपरली हमें 5-6 क्लास चाहिए ही होता है नरेशन को ठीक से समझने के लिए। तो जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि सेड या सेड टू को हटा करके हम लोग टोल्ड करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं, और अंदर में जो बदलाव होते हैं जिसका नियम है कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलो या टेंस या मॉडल्स वगैरह बदलो, वो या अदर चीज जिसका दैट, टुडे का दैट डे, ये सब हो जाएगा। आज हम लोग ये जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कितने तरह के सेंटेंस हो सकते हैं जिसको हमें बदलना होता है। तो आप यहां देखोगे हमने लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला क्या है? डिक्लेरेटिव। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या है? इंपरेटिव। चौथा ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में एक्सक्लामेटरी। ये 5 तरह के सेंटेंस हैं और पांचों के बदलाव थोड़ी भिन्नता के साथ होती है। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे यानी पीछे के क्लास तक, वो था डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। जैसे राहुल सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू पटना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस देखना है, बाहर का नहीं। बाहर में तो कुछ रहता है नहीं, सेड टू मी, राहुल सेड टू मी, ही सेड टू मी, यही रहता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस तरह का है? तो जैसा अभी हमने कहा आई एम गोइंग टू पटना, या फिर इसी का स्थान पर रहता आई एम नॉट गोइंग टू पटना, यानी या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, जिसको आपने पीछे के क्लासेस में पढ़ा कि वैसे केस में सेड के जगह पर सेड लिखते हैं या सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा बदल करके दैट लगाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर यहां ये रहता राहुल सेड टू मी एम आई गोइंग टू पटना, या वेन एम आई गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जा रहा हूं या मैं कब पटना जा रहा हूं, तब क्या वही रूल अप्लाई होता? नहीं, नरेशन ऐसा नहीं कहता। नरेशन में कहता है इसके कुछ परिवर्तन होंगे। देयर विल बी सम चेंजेस व्हिच विल अकर व्हाइल चेंजिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज बीन प्लेस्ड इन the reported speech. So let us try to understand. We are not going towards imperative, we are not going towards objective, we are not going towards exclamatory. We shall understand those 3 parts, the remaining 3 parts, in upcoming classes. If I try to make you understand all the parts, all types of sentences today or a day after today, then there will be so many confusions and the class will become very boring, very difficult to understand. Try to understand, my little friend. Therefore, we have to understand each and every class one by one and properly. We are going to understand, as I told you earlier, that I have made you understand declarative earlier in the last class. डिक्लेरेटिव कुछ होता नहीं है, अंदर में पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव, जो अभी तक आप लोग सीख ही रहे हो कि सेड के जगह सेड टू की जगह टोल्ड, इन्वर्टेड को हटा के दैट लगाएंगे, और अंदर में तो जो बदलाव होता है वो आपने सीख लिया, यानी पहला सीख लिया। अब आपको बाकी के 4 सीखने हैं। यानी किसको किसको सीखना है? आज जो सीखने वाले इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लामेटरी। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं किसको? इंपरेटिव को, सॉरी इंट्रोगेटिव को। जैसा यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल, मैं हमेशा क्लास में पहले एग्जाम्पल देता हूं ताकि उससे आपको समझ में आए। दे सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
इंट्रोगेटिव को पहचानने का तरीका बहुत आसान है, पीछे में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, तो पीछे में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो अब यहां मैंने 4 रूल लिखे हैं, वो चारों रूल को आप पढ़ोगे फट से बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दुविधा ही नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, अभी तक क्या करते थे, सेड के जगह सेड टू के जगह टोल्ड लिखते थे, लेकिन अब कुछ परिवर्तन हो रहा है। कब हो रहा है, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहे, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला यानी इंट्रोगेटिव रहे। तो देखिए क्या परिवर्तन है, पहला सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड। लेट मी रिमाइंड यू, in the previous classes you understood for said we write said, for said to we write told, but in this case either it is said or said to, in both cases we have to write asked। said रहे या said to, यहां कोई परिवर्तन नहीं कि said के बदले क्या होगा और said to के बदले, हर कीमत में said रहे या said to रहे, उसके स्थान पर किसका, asked का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। They said to me, तो said to को हटा के क्या लिखा आपने, asked me, they asked me। यहां तक का खेला खत्म। अब थोड़ा सा सावधान होना है कि इन्वर्टेड कॉमा फट से दैट नहीं लगाना। वो कब दैट लगता था, पहले जबकि पॉजिटिव और निगेटिव रहता। अब आ गया इंट्रोगेटिव। तो अब देखते हैं क्या लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। अब दैट नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक अंदर में रहेगा, तो दैट ना लगा करके इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर। तो वेदर की स्पेलिंग थोड़ी लंबी है, हो सकता है एग्जाम में टी या एस कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उतना लफड़ा करना ही नहीं है, सीधे इफ में आ जाना है। तो ये दोनों दिया है, इफ या वेदर, दो में से एक का यूज किया। तो दे आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखा इफ। अब आते तीसरा, समझते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को प्रश्न रूप से कथन रूप में बदला जाता है। ये तीसरा वाला पॉइंट कई छात्रों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रश्न रूप से कथन रूप क्या होता है, यानी कि एम आई गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जा रहा हूं, तो ये होगा प्रश्न। आप इसको प्रश्न रूप नहीं रहने दो, इसको क्या बना दो, कथन बना दो। कथन समझे, मैं पटना जा रहा हूं, तो खाली क्या करना होगा, आई एम गोइंग टू पटना, यानी क्या स्मार्टनेस आपने दिखाई, एम आई के जगह उसको क्या किया, आई एम, यानी सब्जेक्ट आगे करके सहायक क्रिया बाद में किया, बस इतना सा परिवर्तन। और यहां भी वही करना है। तो इसको कैन यू ना मान करके आप क्या मानोगे, यू कैन, बस आगे वही रहेगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है मेरी बात, आपको इसको कथन रूप में, प्रश्न है ये प्रश्न है, इसको क्या मान लेना है, कथन। कथन यानी बोला गया कि तुम इस प्रश्न को हल, यहां पहले क्या पूछा गया कि क्या तुम हल, वो नहीं करना, तुम इस प्रश्न को, तो खाली क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट जो है उसको आगे और जो सहायक क्रिया या मॉडल से उसको बाद में कीजिए। तो पहले किसको बनाएंगे, यू को। यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या सब्जेक्ट होता है, आई। तो फिर से देखते हैं, सेट टू की जगह आर्ग, दे आस्क्ड मी, इन्वर्टेड को हटा के इफ, कैन यू ना मान करके इसको क्या मान रहे हैं, यू कैन। तो यू हो गया सेकंड पर्सन, मी के हिसाब से आई। और आपने टेबल में लिखा था कैन बदल के कुड होता है कब, जो बाहर में पास्ट टेंस रहता है। तो आई कुड सॉल्व, और दिस बदला, जो टेबल में आपने अदर चेंजेस में पढ़ा है, दिस को बदल के हम क्या करेंगे, दैट क्वेश्चन। तो दे आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब लास्ट में वही दिया हो, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के पूर्ण विराम का प्रयोग। ऊपर में प्रश्नवाचक था, उसको हटा के यहाँ पूर्ण विराम, जिसको फुल स्टॉप कहते हैं, उसका प्रयोग करें। ये सब चारों पॉइंट को याद रखिए। अब देखिए नीचे का क्वेश्चन पढ़िए, दे सेड टू मी हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप में से कुछ लोग जो हड़बड़िया टाइप के हैं, उनको लगे सर तो वही वाला क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया, कहाँ कोई चेंजिंग है, तो क्यों 2 बार लिख दिए। अब फिर से ऊपर में देखें, यहाँ क्या था, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ क्या है, हाउ कैन यू सॉल्व दिस। इसमें था क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, और नीचे वाले में क्या है, तुम इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से सबको पता है WH क्वेश्चन क्या होता है, कौन, कहां, कैसे, कब, क्यों, ये सब क्या है WH। वाई, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हाट,
हाउ, ये सब WH, इसी को WH क्वेश्चन कहते हैं। इसलिए नाम रखा गया है WH कि ज्यादातर का जो स्पेलिंग शुरुआत होती है वो WH से। जैसे व्हाट लिखते हो तो WH80, वाई लिखते हो तो WHY, वेयर लिखते हो WHERE, हु लिखते हो WHO लिखते हो। यानी कि ये एक अपवार हाउ है HOW, लेकिन वो भी WH ही है। तो नीचे कुछ हमने लिखा है, नोट को ठीक से पढ़िए देखिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन का प्रयोग किया गया हो तो इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी अगर WH क्वेश्चन है तो यहां क्या किया था, इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ लगाया था। लेकिन अगर WH क्वेश्चन भीतर में है तो इफ या वेदर नहीं लगाना है। तो क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर उसी WH क्वेश्चन को रखा जाता है। यानी जो WH क्वेश्चन यहाँ है वही लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले अलग से कुछ नहीं लेंगे। तो लिख दिए हाउ। अब तो वही बचा जो ऊपर में था, क्या बचा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको सीधा कीजिए तो हाउ। यू का पूरे ऊपर में बना आई, कैन का कुड, सॉल्व, और दिस से क्या बन गया, दैट क्वेश्चन, हाउ आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। और याद रखेंगे प्रश्नवाचक को हटा के फुल स्टॉप देना ही पड़ेगा आपको। तीसरा चौथा उसी तरह है जैसे पहला दूसरा था। रमेश सेड टू अनिल, हैव यू टेकन माई बुक। बनाते रमेश सेड टू की जगह आज लिखा, रमेश आज अनिल, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगा, इफ। हैव यू, इसको क्या कहा था मैंने, सीधा कर लीजिए, सब्जेक्ट आगे ले मान लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू इसके हिसाब से सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, और सॉरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या है, अनिल। अनिल लड़का, लड़का के लिए क्या होगा, ही। हैव का पास्ट टू क्या होता है, टेबल में आपने पढ़ा है पहले, हैड, ही हैड टेकन। अब एक सेकंड के लिए रुकिए, माई बुक, माई, माई कौन पर्सन होता है, आई से माई होता है तो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है, रमेश। तो रमेश लड़का है तो उसका रिलेटिव क्या होगा, रमेश सेड टू की जगह आज, अनिल इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ, यू हैव कर रहे, यू सेकंड पर्सन, अनिल के हिसाब से ही हो गया, हैव का हैड हो गया, टेकन माई के जगह पर रमेश के हिसाब से हिज बुक हो गया। चौथा वही चीज है, रमेश सेड टू अनिल, वाई हैव यू, खाली इसमें WH डाल दिया। तो रमेश आज अनिल, इन्वर्टेड कोमा को हटा के, जैसा मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूं तो WH रहने पर इफ या वेदर नहीं लीजिएगा। तो जो वहां वाई है तो वाई लिख दिए, बाकी तो वही है, हैव यू टेकन माई बुक, सीधा करके यू की जगह पर ही हो गया, हैव का हैड, टेकन, माई का क्या हो गया, हिज बुक। आराम से समझने लगे, कुछ रोना धोना नहीं, आराम से खेल खेल में समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो मुझे पूरा विश्वास है आपने सारी चीजों को समझा है। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे, यानी इसके आगे किसको, इंपेरेटिव को समझेंगे। और अगर डाउट रह जाता है, जैसा सूचित कर रहा हूं मैं लगातार कि आज से, यानी कि आज मंडे से, यानी कि 9 तारीख यानी 9 नवंबर 2020 से आपकी ऑफलाइन क्लास भी चालू हो गई है। तो वैसे छात्र जो ऑफलाइन भी कर सकते हैं करिए, और अगर नहीं कर सकते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लास भी यथावत चलती रहेगी। वही चीजें आपको भी ऑनलाइन में बताई जाएगी जो यहाँ क्लासरूम में ऑफलाइन में सबको बताया जाएगा। कोई फर्क नहीं, ना फुल स्टॉप ना कोमा का, वो बहुत सारी चीजें सेम रहेगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।